शायद ही कोई मानेगा कि किसी युवा का सपना, कम से कम भारत में ये बहुत मुश्किल नजर आता है कि नर्स बनने को कोई एक बड़े सपने की तरह देखेगा। बाकायदा 10,000 12,000 किलोमीटर यहाँ से ट्रेवल करेगा, विदेश जाएगा और नर्स बनना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह की छवि हमारे यहाँ नर्सिंग के काम को लेकर है, जो कि भारतीय समाज की अपनी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ऐसी है। लेकिन हम पाते हैं कि बहुत सारे युवा भारत से विदेश जाते हैं और वे चाहते हैं कि नर्स बन सके, क्योंकि वे देश हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वे देश हैं जहाँ एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। याद रखिए, जिसे हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के संबंध में कहा, वो बाद में जाकर एक एजिंग परेशानी बनता है, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ देख रहे हैं। इसलिए उनको बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है जो एजिंग केयर कर सके। नर्सिस की ज़रूरत पड़ती है, पैरामेडिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत सारे भारतीय इन देशों में जाकर नर्स बनना चाहते हैं। हम आपके सामने आज एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही बातचीत पेश करेंगे वाणी के साथ। वाणी इस समय नर्सिंग के अंतिम वर्ष में है, जो कि यहाँ पर वे नर्स बनना चाहती हैं और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि इसके बाद उनका वह विदेश में जाकर पूरी तरीके से स्थायी रूप से बस जाने का सपना पूरा हो सकेगा। तो चलिए बात करते हैं वाणी से इस पॉडकास्ट में, जो हमने रिकॉर्ड किया मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय मैं घूम रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। यद्यपि मैं एक व्यक्तिगत काम से आया था, लेकिन इसका अवसर का लाभ उठाते हुए हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मेरे साथ हैं वाणी। वाणी, आपका स्वागत है, प्लीज सिट डाउन में। वाणी के विषय में एक संक्षेप में बताया जाए तो वाणी यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट है, मूलतः दिल्ली से हैं और पिछले कुछ सालों से मेलबर्न में हैं, काम भी कर रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। उनकी इच्छा भविष्य में एक डॉक्टर बनने की है। और जिन लोगों को ये बात हैरानी की लगती हो, मेलबर्न में या ऑस्ट्रेलिया में ये जो रास्ता है ये खुला रहता है। आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं और नर्सिंग खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई करते हुए और कुछ परीक्षाएं देते हुए आप प्रॉपर डॉक्टर बन सकते हैं और इस बात की संभावनाएं यहाँ पर रहती हैं। हम वाणी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो प्रवासी स्त्रियां हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और जो काम वाणी अब कर रही हैं उसके बारे में। तो वाणी, बातचीत शुरू करते हैं। पहले संक्षेप में अपनी थोड़ी सी कहानी बताइए कि आपने कैसे इस शहर को चुना और क्यों चुना। मैं बचपन से, जैसे मेरे मामा यहीं पे रहते हैं, तो बचपन से मैं मेलबर्न ही आई हूँ इतनी बार कि हर 2 साल में चक्कर लगा लिया नानी के साथ, कभी किसी से। तो मुझे मेलबर्न से ही इतना प्यार है शुरू से कि आना है तो यहीं पे पढ़ना है। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था कोविड के, जब कोविड चल रहा था, बट क्योंकि आ गया था तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो बॉर्डर्स बंद है, आप नहीं आ सकते। फिर तब मैंने डीयू में एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद जब बॉर्डर्स खुल गए, मैंने क्लास ट्राई किया था कि अगर ये मुझे ले लेते हैं। फिर सब कुछ अप्रूव हो गया तो फिर मैं यहाँ पे नर्सिंग में आ गई थी। गुड। और आपने यही जो नर्सिंग का जो काम है, यही क्यों चुना करियर के तौर पर? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में आमतौर पर नर्स बनने की इच्छा करने वाला जो समूह है, वर्ग है, वह सामान्यतः एक भिन्न वर्ग है। क्षेत्रीयता के हिसाब से भी हम देखते हैं कि दक्षिण से, खासतौर से केरल से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं नर्सिंग की तरफ। आप तो लेकिन मूलतः दिल्ली से हैं, तो आपने नर्सिंग ही क्यों चुना? अधिकतर तो लोग आते हैं आईटी के लिए, मेडिकल के लिए। अब नर्सिंग इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेड करियर है नर्सिंग की। जैसे इंडिया में तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। और मुझे भी जब ऐसे सबने बोला, मामा यहीं पे रहते, कि तू नर्सिंग कर, उसमें सब कुछ पैसा भी अच्छा है और पीआर भी है, सब कुछ ही है, कि वो एक फुल पैकेज है अगर किसी को करना है, कि पैसे वसूल होते हैं। तो बट मेरा भी मन ऐसे हिचकिचाया था कि बचपन से ऐसी जैसे देखा है कि इतना रिस्पेक्टेड नहीं है करियर। तो बट फिर जब यहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च करी, तो फिर जब पे रेट देखा और ऐसे यहाँ पे नर्सेस को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। कि अगर मैं अभी भी किसी को जाके ऐसे पुलिस स्टेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने गई थी, तो उन्होंने बोला व्हाट आर यू वेरीफाइंग दिस फॉर? तो मैंने बोला बिकॉज आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट। कहता है यू आर द रियल वर्कर्स। एकदम ऐसे हर कोई बहुत अच्छे से बात करता। और ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग के लिए बहुत बेनिफिट, कि जैसे इफ आई एम अ नर्स तो मुझे हाउस लोन पे भी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, मुझे टैक्सेस भी कम देने पड़ते हैं, कि मेरा आई थिंक 19,000 कुछ टैक्स फ्री होता है। तो इन एंड ऑल, और मुझको ये है कि बाद में डॉक्टर बनना है, तो और अभी एटलीस्ट मैं इंटरनेशनल, तो मैं अभी इंटरनेशनल फीस दे रही हूँ, बट वंस आई गेट द पीआर तो मेरा डॉक्टर बनना फ्री है। तो मैं क्यों पहले मेडिकल पैसे देके, क्योंकि वो $1,00,000 है, ये तो मेरा 40,000 ईयरली जाता है। और मुझे इसमें भी स्कॉलरशिप मिली हुई है, तो मेरा 50% ही जाता है। तो मेरे को सिर्फ 6 महीने में $10,000 भरने होते हैं। तो
ये बड़ी इसलिए- रोचक बात है और शायद भारतीय हमारे दर्शकों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई इसको शुरुआत में होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे अन्य देशों की तरह एक एजिंग कंट्री, जिसका मूल मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों की उम्र, नागरिकों की सामान्य औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। युवा लोग कम हैं और बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एज केयर इंडस्ट्री के लिहाज से और अन्यथा भी जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो केयरिंग स्टाफ होता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वाभाविक है कि यह समाज वर्कर्स की ज़्यादा इज्जत करता है, उनको सम्मान करता है, उनके काम की महत्व को समझता है। हालांकि एक समाज के तौर पर हम भारतीयों को अभी एक ऐसा समाज बनने में समय लगेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आप तो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एज केयर इंडस्ट्री में काम भी करती हैं। आमतौर पर यहाँ के बुजुर्गों की किस किस्म की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, हेल्थ समस्याएं और उसके अलावा सामाजिक समस्याओं के तौर? तो यहाँ पे जो मैंने अपने आगे सारे मतलब ओल्डर एजिंग पीपल को देखा है, वो लोग लिटरली 95 तक तो कुछ भी नहीं होता है किसी को। इफ समवन डाइज एट 85 और 80 वी आर लाइक ही डाइड सो यंग, मतलब सबके मुंह से ऐसा। और इंडिया में तो ऐसा मतलब मैंने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो इतना मतलब आसपास ऐसे जिया है ऐसा कुछ है। बट यहाँ पे तो 100 भी इतने लोग हैं मेरे मतलब एज के में, इतने रेजिडेंट्स हैं, उन्हें हम रेजिडेंट बोलते हैं। तो जो भी ऐसे ओल्डर पीपल है वो रेजिडेंट है। तो उसमें आई थिंक 102 रेजिडेंट्स है, उनमें से 4-5 102 अबव हैं। तो एक थी अभी थोड़े टाइम पहले मतलब उनकी डेथ हुई, शी वाज 105 एंड शी अपना सारा काम खुद करती थी वो। तो ऐसे 90 तक तो हमें लगता है अभी तो कुछ भी इन्हें प्रॉब्लम है, दे आर फाइन। और जो जैसे प्रॉब्लम्स इनको मोस्टली होती हैं, हार्ट डिजीजेस सबको होते हैं यहाँ पे भी, कि किसी ना किसी को हार्ट अटैक कभी ना कभी आया ही होता है। तो उस वजह से हम बोलते हैं उसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एक वो टर्म होती है कि जब आपकी आर्टरीज में प्लाक जम जाता है, क्योंकि ये लोग हाई फैट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं। तो उस वजह से हमेशा आप देखना कि किसी ना किसी को हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही है। और एक और डिजीज है इनका रेस्पिरेटरी होता है, वो COPD। तो उसमें होता है कि मतलब एस्थमा बहुत ज़्यादा हो, तो उसी से ज़्यादा बढ़ के COPD में हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई होती है इनकी बॉडी में और CO2 ज़्यादा बनती है, तो वो आसपास मतलब दोनों नहीं निकल पाते। तो इनको रेस्पिरेटरी और हार्ट कंडीशंस होती हैं जो, बट ऐसा नहीं है कि है तो ये चले जाएंगे, पूरा 100 साल जी के ही ये लोग जाते हैं। कि ये मतलब ये चीज़ मुझे डिफरेंट लगती है इंडिया से, कि जैसे हमने इंडिया में सुना है ना कि हार्ट अटैक आ गया तो वो बंदा 2-4 साल बाद ही चला जाता है, ये कुछ ऐसे हो जाता है। यहाँ नहीं, मतलब वो इनका है 90 तो हर कोई जीता है। तो बनी परिवारों की क्या स्थिति है? आपने कहा कि आपके यहाँ 102 रेसिडेंट हैं जो कि बुजुर्ग हैं। बार बार भारत में ये छवि बनाई जाती है कि पश्चिम के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और यूरोप में जो बुजुर्ग हैं उनके पास परिवार का की जो सपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं होती। भारत में भी ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है, या यहाँ भी परिवार का उतना ही महत्व है जितना किसी और जगह पर होता है, लेकिन जब चूंकि बुजुर्ग हो गए तो उन्हें सपोर्ट तो चाहिए? फर्क जैसे इंडिया और यहाँ पे ये फर्क है कि जैसे इंडिया में मानो अगर कोई मतलब मेरे दादा दादी कुछ मतलब जैसे हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो हम उनको एज केयर में नहीं दे के आएंगे कभी, है ना। बट यहाँ वो चीज़ इंडिया में मुझे पता है कि लोगों में ये थॉट हमने भी सुना है बचपन से कि यहाँ तो ऐसे कि एज केयर में चले जाते हैं लोग बूढ़े होके। बट यहाँ पे ये चीज़ कितनी नॉर्मल है, क्योंकि मतलब उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली देखो यहाँ के लाइफस्टाइल के, इंडिया में जैसे हर कोई काम नहीं करता, किसी का कोई बिजनेस है, कोई ना कोई हमेशा घर पे होता है, आपके पास मेड्स है, आपके पास बहुत तरीके की हेल्प है, तो दे कैन कम एंड मैनेज वेरी इजीली एट वेरी लो कॉस्ट। यहाँ पे इफ मतलब आप किसी को घर पे बुलाओगे, आपकी पूरे दिन की कॉस्ट ही सिर्फ उसके मतलब ADLs होते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, कि जैसे उसको टॉयलेट जाना है या उसको वॉक पे लेके जाना है या कुछ भी, तो वो बंदे के लिए आप मेड बुलाओगे, वो पूरे दिन की जितना आपने कमाया है वो उतना चला जाएगा। ऑन एवरेज उनकी सैलरी होती है 40 पर आवर, तो नहीं हो सकता। घर पे तो आप नहीं बुला सकते और रख ही नहीं सकते, मतलब बहुत अंधा पैसा चाहिए। और प्लस क्या होता है कि जैसे मानो मेरे को एस्मा है, अब मेरे को एकदम से एस्मा अटैक आया, तो लेकिन अगर मैं एज केयर में हूँ, मेरे पास नर्स है, मेरे पास एज केयर वर्कर्स हैं, तो एक होते हैं एज केयर वर्कर्स, उससे ऊपर होती है नर्स, फिर मैनेजर होता है, और मतलब मेनली नर्सेस का रोल होता है। तो वो आ जाती हैं देखने तभी क्या हो गया, डॉक्टर नहीं होते एज केयर में, सिर्फ नर्स ही होती है। बट अगर कुछ ज़्यादा गंदी कंडीशन है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, इसलिए है क्योंकि भारत के विषय में कहा जाता है कि भारत एक युवा राष्ट्र है, और हमारा आप जानते हैं कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से गिरा है और अब ये 2 से नीचे पहुंच गया। इसका सीधा मतलब ये है कि अब युवाओं की जनसंख्या बढ़नी कम हो गई है
और जो आज युवा हैं वे कल बुजुर्ग होने वाले हैं। तो कल हमारी स्थिति, कल यानी क्या से 20-25 साल के 15 से 25 साल के बीच में ठीक वही होगी जो आज ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है, जिसका मतलब है कि हमारे बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी होगी और उनकी देखभाल करने के लिए परिवारों में युवा नहीं होंगे। वो या तो माइग्रेट कर चुके होंगे या फिर चूंकि फर्टिलिटी वैसे ही कम है तो और युवा नए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे कम होंगे। तो कल जो हमारी स्थिति होगी ऑस्ट्रेलिया में आज है, आपके हिसाब से क्या एग्जैक्टली एक समाज के तौर पर भारतीय समाज को करना चाहिए कि ये जो बुजुर्ग हमारे पास अब विस्फोट होगा वृद्धों का अगले 20 साल के अंदर, उनकी देखभाल ठीक से हो सके, उनको सही तरीके से चिकित्सा और दूसरी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि परिवारों के भरोसे हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम जान रहे हैं कि परिवारों में अब युवा उतने नहीं रहने वाले जो अपने बुजुर्गों की देखभाल कर पाएंगे। क्या आपके हिसाब से किया जाना चाहिए? तो जैसे मतलब जो एज लोग हैं वो इंडिया में, मैंने मतलब मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मैंने ऐसा कोई सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट नहीं देखा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे आपको पता है अगर आप हाथ भी लगा दो ना उनको, ऐसे कोर्ट दिखा देंगे ये एक दिन में कि गलत है, यू कांट इवन, मतलब ऐसे उनकी मतलब उनका कंसेंट, मतलब वो जैसे बच्चे की भी जितने राइट्स नहीं है ना, ओल्डर पीपल के हैं पास यहाँ पे इतने राइट्स हैं। तो आई फील इंडिया इसलिए लैक करता है क्योंकि राइट्स नहीं है लोगों, मतलब कि इतने केसेस आते हैं, किसी ने अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, यहाँ पे नहीं हो ही नहीं सकता ये सब। और जैसे ये लोग एज केयर में भी जाते हैं तो आधे पैसे तो गवर्नमेंट ही देती है इनकी केयर के, जो भी इनका मेडिकेयर होता है, कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी मेडिकेशन, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट उसका 50% देती है। और जो बाकी का 50% है वो, जैसे अब मैंने घर ले लिया अपना, अब मैं बूढ़ी हो गई तो वो ये चीज़ यहाँ पे गलत है कि मैं बूढ़ी हो गई तो वही घर को बेच के जो मेरे पास पैसा आता है उससे मैं अपनी एज लाइफ निकालती हूँ। तो ये लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पूरी जिंदगी जिस घर के लिए कमाया तुमने बाद में जाके उसे बेच के ही एज के, लेकिन ये मुझे कई बार ये महत्वपूर्ण और सही तरीका भी लगता है कि एक तो राज्य अपना दायित्व ले रहा है और दूसरा आप एक लायबिलिटी नहीं है अपने बच्चों पर। अगर आप भारत में वैसे विकल्प के तौर पर रिवर्स मॉर्टगेज नाम की यह चीज़ उपलब्ध होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद ही कोई बैंक आपको ये बताता है कि वह प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि रिवर्स मॉर्टगेज का सामान्यतः मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आप एक बुजुर्ग स्थिति में हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के, जैसे आप बैंक से लोन पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ऐसी आप समझिए कि आप उसे गिरवी रख सकते हैं और बदले में आप एक मासिक राशि प्रतिमास ले सकते हैं। हर महीने आपको कुछ पैसा मिलता रहेगा और जब आप नहीं रहेंगे तो उसकी बची हुई राशि या तो आपके जिसे भी आप देना चाहते हैं उस तक पहुंच जाएगी या फिर वह राज्य के पास चली जाएगी, बैंक के पास चली जाएगी। रिवर्स मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट होता है जो यहाँ पर और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से है और उपलब्ध है। ये बताइए कि ये तो बहुत गंभीर बातें हैं, अब तक की आपकी जो यहाँ मेलबर्न की आपकी ज़िंदगी रही है उसमें कौन सी 3 चीज़ें हैं जो यहाँ रहते हुए आप मिस कर रहे हैं हमारी दिल्ली को लेके? दिल्ली को लेके मतलब सबसे पहली बात तो फैमिली ही होती है। दूसरी बात की जैसे जो फ्रीडम होती है ना कि अभी, और एक होता है कि टेंशन नहीं होती आपको कि जैसे घर पे आ रहे हो, खाना वाना मिल रहा है, जा रहे हो कपड़े धुले मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आगे सब कुछ वो चीज़ होती है। बट अब आदत भी लग जाती है, बट वो चीज़ अगर मुझे कोई दे तो मैं ऑब्वियसली वो चीज़ लूँगी कि आके घर पे खाना मिल रहा है या मम्मी है 24 घंटे सब कुछ देख रही है, कर रही है। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे ड्रॉबैक है कि स्टार्टिंग में कि जब आप ऐसे स्कूल लाइफ के बाद सीधा बाहर आते हो तो और धक्का लगता है कि कैसे मतलब अकेले सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मानी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप एक नर्स हैं लेकिन उसके साथ साथ आप एक स्त्री हैं। आप जानते हैं दिल्ली के बारे में लगातार एक छवि है, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ और इस छवि का कुछ हिस्सा मैं जानता हूँ, दुर्भाग्य से सच है कि हमारा शहर स्त्रियों के लिए सबसे सुरक्षित शहर नहीं। दिल्ली में मेरी अपनी बच्ची या मेरी विद्यार्थी जब अब शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद कहीं बाहर होते हैं तो हमें लगातार उनके लिए चिंता भी बनी रहती है। तो मेलबर्न स्त्रियों के लिए आपको कैसा शहर लगा? ऑस्ट्रेलिया स्त्रियों के लिए कैसा देश लगा? क्या आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है जो काश दिल्ली की लड़कियों को भी उपलब्ध होती है? तो मेलबर्न आई फील इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट शहर है ये लड़कियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी करियर देख लो, एक मतलब हर करियर में आपको लड़कियां मिलेंगी। और जैसे जो नर्सिंग है, टीचिंग है, ये सब तो प्रीडोमिनेंटली फीमेल ऑक्यूपाइड प्रोफेशन है। तो अब जैसे मैं नर्स, मुझे पता है मेरे साथ जो काम भी कर रहे हैं वो भी नर्सेज है। और हॉस्पिटल या आप कहीं भी जा रहे हो तो आजकल पार्किंग, मतलब ये आजकल नया लॉ भी आ रहा है
कि जैसे मेरी पार्किंग और मेरी गाड़ी मतलब जहाँ पे है, अगर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रही हूँ, बाहर पार्किंग है, तो वहाँ तक वो शटल भी चलाते हैं आप कि आपकी शिफ्ट 11 बजे खत्म हो रही है। तो सेफ्टी हर जगह ऐसे, यहाँ पे सिटी में क्राउन है जो इतना वो है, वहाँ पे भी उसकी पार्किंग तक भी अगर आपको जाना है इफ यू डोंट फील सेफ, शटल बस चलती है। और यहाँ पे मतलब सेफ्टी है, मतलब कि अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ कि मुझे 8 बजे के बाद चलो बाहर जाना है तो डर लगता है भाई कि मम्मी ये बोलते कोई पीछे लग जाएगा, कोई ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, अगर आप सेफ सबर्ब्स में हो तो ऐसा मतलब नहीं है कि, और सिंपल है, कुछ भी होता है 000 पुलिस 2 मिनट में आ जाती है। तो कुछ मतलब, और कोई पता है किसी में इतने गट्स नहीं होते यहाँ पे कि ये सब करने के लिए, जैसे इंडिया में है ना भाग जाएंगे। यहाँ पे हर जगह कैमरा है, आप एक एक टर्न पे कैमरा है, आप अगर काम पे भी जा रहे हो तो एक एक कमरे में कैमरा है। तो पहली बात तो इसलिए लोगों की हिम्मत नहीं होती कि पकड़े जाने का रिस्क बहुत हाई होता है। तो आई फील कि इसलिए उनके क्राइम वो कम होते हैं कि क्योंकि उन्हें पता है कि वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। तो नहीं, इतना लोग नहीं करते यहाँ पे। मतलब मैंने हार्डली कभी सुना है कि किसी का रेप हुआ है, सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, कोई ऐसा, मतलब ये सब चीज़ें तो नहीं आती सुनने में। बट हाँ, चोरी चकारी सुनने में आजकल आ रही है क्योंकि लिविंग वो इन्फ्लेशन हो गया है, बहुत एक्सपेंसेस हाई हो गए हैं। तो भी कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पे मतलब लोग बोलते हैं कि जो रेफ्यूजीज आए हैं वो करते हैं, कि ऑजीज तो नहीं करते। ऑजीज इतने डरपोक है ना कि नहीं सच्ची में, कि आप ऑजीज सच्ची में बहुत डरपोक होते हैं कि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये आपको थप्पड़ मार दे या ये आपको लड़ ले आपसे या कुछ भी। ऑजीज पंगे नहीं लेते क्योंकि इनमें बहुत डर होता है कि पता है कि गवर्नमेंट ही सेंट्रल लिंक है इनके पास। तो जैसे मानो अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ, तो अगर लेकिन मैं 24 से कम करूँगी ना तो मुझे वो $400 बैंक में देंगे अगर मैं PR हूँ। तो उन्हें पता है वो कुछ भी ये सब करेंगे उनकी सारी पेमेंट रुक जाती है, तो इसलिए वो नहीं पंगे नहीं लेते। चलिए, तो आपसे इन सारी बातचीत से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को मिली होंगी। बस जाते जाते ये बताइए कि दिल्ली में जो खान पान था और यहाँ जो आपको खाने पीने को मिल रहा है या खाना पड़ रहा है, उसमें क्या मुख्य अंतर है, और कोई 2-3 व्यंजन बताइए जो दिल्ली वाले मिस कर रहे हैं। तो हर चीज ही मतलब ऐसे आप दिल्ली वाले टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, बहुत महंगा कुछ भी। दिल्ली का तो खाने का, स्ट्रीट फूड का टेस्ट ही अपना है, वो नहीं मिलेगा। जैसे अब मैं नीचे जाती थी, गोलगप्पे हैं और वो छोले कुलचे हैं येलो वाले जो होते हैं, और मोमोज मेरे फेवरेट। मतलब मैं हर शाम को जैसे भी अगर दोस्तों के साथ रहती तो मैं सिर्फ बाहर इसलिए जाती थी मोमोज खाने, मैं इतनी वो थी। और जैसे आप कभी भी कुछ भी जोमेटो उबर कर लो, है उबर ईट्स होते हैं इंडिया में, हाँ उबर ईट्स जोमेटो कर लो ये सब। तो यहाँ पे अगर आपको उबर ईट्स करना है तो पहले $10 तो डिलीवरी देनी पड़ती है। तो फिर वो चीज़ें मतलब वो होती है कि बहुत चीप कॉस्ट पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे अगर बाहर भी खाना है तो आई थिंक एज ए स्टूडेंट जब आप नए नए आते हो, यू काउंट एवरीथिंग यू ईट, कि भाई अब मैंने $20 1 घंटे में कमाया, उससे मैं जाके मैकडोनल्ड्स की मील ले लूँ। तो जब आप स्टार्टिंग में आते हो ये सब बिल्कुल ऐसे ना नया सा वो लगता है कि $20 तो अभी कमाए हैं। तब पता चलता है कि मम्मी पापा के पैसे पे इंडिया में कुछ भी करवाते रहो पूरा दिन। बट वो चीज़ें समझ आती हैं धीरे धीरे, फिर आपको कदर होती है पैसों की, लाइफ की। बट आई फील कि अगर आप बाहर आते हो ना तो आपको असली समझ लाइफ की 2-3 सालों में आ जाती है। उसके बाद चाहे आप इंडिया भी चले जाओ, अच्छी बात है, बट यहाँ पे रह के वो आपको ये लेसन मिल जाते हैं जो शायद लाइफ लॉन्ग आपको बड़ा कर देते हैं। तो शुक्रिया वाणी, हमारे दर्शकों से ये सारी बातचीत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि वाणी से हमने जो बातचीत की है उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा और आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे होंगे कि आपके पास जो चीज़ें हैं उनकी क्या कीमत है, और आप अपने जो रिग्रेट्स हैं उन्हें भी काउंट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।